दोस्तों मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 4 अगस्त 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट बिग न्यूज़ शो। सबसे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। तुर्की का कमर्शियल जहाज बना आग का गोला, हमले के बाद की खौफनाक तस्वीरें आई सामने। ईरानी कमांडोज ने 14 बार सरहद की पार दुश्मन का कर आए सफाया, कई फौजी भी उठा लाई ईरानी आर्मी। ट्रंप की ईरान को आखिरी धमकी, मुश्तबा खामनेई की जान को बड़ा खतरा। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सामने छोड़े सिर्फ 2 रास्ते, दोनों ही मुश्किल, ना माना ईरान तो मचेगा कोहराम। गजा से इस्राएली फौज की वापसी पर ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस ने बदल दी शर्तें। गजा के साथ फिर से ताकतवरों ने कर दिया धोखा। और गजा में बढ़ते हमलों पर बढ़ रही नाराजगी, कतर, मिस्र और तुर्की भी इसराइल के खिलाफ खुलकर आए सामने। ये थी कुछ हेडलाइंस, लेकिन खबरें होंगी इनसे ज्यादा। सबसे पहले देखिए एक बड़ी तस्वीर जो मिडिल ईस्ट से बाहर की है। तुर्की का एक कमर्शियल जहाज, एक मालवाहक जहाज समंदर में आग का गोला बन गया और रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके पीछे यूक्रेन के ड्रोन हमले का हाथ बताया जा रहा है। तस्वीर बड़ी है, इसीलिए पहले इस खबर को रख रहे हैं। आप इस तस्वीर को ज़रा देखते रहिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन ने तुर्की के एक कमर्शियल जहाज को कई ड्रोन से निशाना बनाया और इस हमले के बाद जहाज में आग लग गई, शोले उठने लगे। 4 अगस्त को सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की के झंडे वाला कमर्शियल जहाज नादेज़्दा ब्लैक सी में रूस के एक बंदरगाह की तरफ जा रहा था और उसमें ताज़े फल और सब्जियां लदी हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक जहाज ब्लैक सी में साहिल से करीब 30 समुद्री मील दूर था, तभी उस पर ड्रोन से हमला हुआ। जहाज के तुर्क कैप्टन याल्चिन शाहीन का दावा है कि यूक्रेन ने जहाज पर एक साथ 6 ड्रोन से हमला किया, जिसके बाद उसमें आग लग गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में जहाज के 4 क्रू मेंबर्स जख्मी हुए हैं, जिनमें 3 तुर्की के शहरी बताए जा रहे हैं। जहाज की खौफनाक तस्वीरें आप देख ही रहे होंगे। जहाज का क्रू इन तस्वीरों में किस कदर बदहवास नजर आ रहा है। उन्हें खुद नहीं मालूम कि उनकी जिंदगी बचेगी या नहीं। फिलहाल यूक्रेन की तरफ से इस हमले पर कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया, लेकिन अगर ये दावा सही साबित होता है तो ब्लैक सी में कमर्शियल जहाज़ों की सेफ्टी को लेकर एक बार फिर बड़े सवाल खड़े हो जाएंगे। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि ईरान के पास अब सिर्फ लास्ट चांस यानी आखिरी मौका बचा है। और इस धमकी को देते हुए ट्रंप ने एक ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है जिसने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। वो लफ्ज़ है डीकैपिटेशन। और अगर इसका मतलब समझ लिया जाए तो साफ हो जाता है कि अमेरिका का अगला टारगेट कौन हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने 4 अगस्त की रात ईरान को एक बड़ी धमकी देते हुए कहा कि ईरान के पास एक अच्छे दस्तावेज पर दस्तखत करने का ये आखिरी मौका है, ये लास्ट चांस है। उन्होंने कहा कि मैं उन्हें डीकैपिटेशन से पहले आखिरी मौका देना चाहता हूं। दोस्तों, डीकैपिटेशन का सीधा मतलब सिर्फ सिर काटना नहीं होता। मिलिट्री ज़बान में डीकैपिटेशन स्ट्राइक उस हमले को कहा जाता है जिसमें दुश्मन के सबसे बड़े लीडर, सुप्रीम कमांडर या पूरी कमांड चेन को एक ही बार में ख़त्म करने की कोशिश की जाती है ताकि पूरा सिस्टम अचानक ठप पड़ जाए, कोलैप्स हो जाए। यानी ट्रंप का इशारा साफ तौर पर ईरान की टॉप लीडरशिप यानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई की तरफ माना जा रहा है और ईरानी निज़ाम को खड़ने फेंकने की तरफ भी माना जा रहा है। याद रखिएगा, जंग के पहले दिन भी अमेरिका ने ठीक इसी तरह की स्ट्रेटजी अपनाई थी, जब ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर अली खामनेई और टॉप मिलिट्री कमांडर्स को निशाना बनाया गया था। उधर ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि अमेरिका के साथ किसी तरह की बातचीत नहीं चल रही। ईरान का कहना है कि उसकी बातचीत सिर्फ ओमान के साथ हो रही है और वो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में शिपिंग अरेंजमेंट को लेकर। इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि ईरान अमेरिका से बात कर रहा है और बहुत जल्द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर समझौता हो सकता है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि अगर ईरान खुद बातचीत से इनकार कर रहा है तो ट्रंप आखिर बातचीत का खोखला दावा क्यों कर रहे हैं। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या डीकैपिटेशन जैसी धमकी देकर ट्रंप फिर उसी रास्ते पर बढ़ रहे हैं जो इस जंग के पहले दिन अपनाया गया था। अगर ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट में हालात एक बार फिर बेहद ख़तरनाक मोड़ ले सकते हैं। एक ख़ास खबर सुनिए।
अपने दुश्मनों का सफाया करने के लिए ईरानी फौज 14 बार सरहद पार करके दूसरे मुल्क में घुसी, अपने कई दुश्मनों को मौत के घाट उतारा और बिना किसी नुकसान के वापस लौट आई। इसकी तस्दीक खुद ईरानी आर्मी ने की है। लेकिन सवाल ये है कि ईरानी फौज किस मुल्क की सरहद में दाखिल हुई और इन 14 ऑपरेशंस में उन्होंने क्या किया, किसके खिलाफ किया, आइए जानते हैं। 3 अगस्त की रात सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी आर्मी के कमांडर के एडवाइज़र ब्रिगेडियर जनरल मुश्तबा जाफरी ने यह बताया कि ईरानी आर्मी की 23वीं नोहेद कमांडो ब्रिगेड ने इराक के कुर्दिस्तान रीजन में 14 ग्राउंड ऑपरेशंस अंजाम दिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ऑपरेशंस सुलेमानिया और एरबिल इलाकों में किए गए, जहां ईरानी आर्मी के मुताबिक मुखालिफ इनकलाब यानी ईरान के निज़ाम के दुश्मन कुर्द ग्रुप्स के ठिकानों को निशाना बनाया गया। ईरानी आर्मी का दावा है कि इन ऑपरेशंस में कई दुश्मन लड़ाके मारे गए, जबकि कई दूसरों को ईरानी आर्मी अपने साथ उठा कर ले आई। कई फौजियों को, कई लड़ाकों को ईरानी आर्मी किडनैप करके उठाकर अपने साथ ले आई। सबसे अहम बात यह है कि ईरानी आर्मी का कहना है कि उसके कमांडोज बिना किसी जानी नुकसान के वापस ईरान लौट आए। दोस्तों, अगर ये दावा सही है तो इसका मतलब है कि ईरान अब सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन से नहीं बल्कि ज़मीनी कमांडो ऑपरेशंस के ज़रिए भी अपने दुश्मनों का पीछा कर रहा है, चाहे उसके लिए सरहदी क्यों ना पार करनी पड़े। हालांकि इराकी हुक्काम या कुर्दिस्तान रीजन के अथॉरिटीज़ की तरफ से अब तक इन 14 ऑपरेशंस की कोई ऑफिशियल तस्दीक या रद्द अमल सामने नहीं आया है। यानी फ़िलहाल ये दावा पूरी तरह से ईरानी आर्मी की तरफ से आया है, लेकिन अगर इसकी तस्दीक होती है तो ये इराक की सरजमी पर ईरान की सबसे बड़ी ज़मीनी कार्रवाइयों में से एक मानी जाएगी। ये हो गई खबर, लेकिन एक सवाल ये है कि 1 ऑपरेशन, 2 ऑपरेशन, 3, 4 ऑपरेशन तक कोई मुल्क की सरहद पर खड़ी फ़ौज गफलत में हो सकती है? 14 ऑपरेशन इराकी फ़ौज ने कैसे होने दिए? ये तभी हो सकते हैं जब इराक की फ़ौज, ईरान की हुकूमत पूरी तरीके से ईरानी निज़ाम के कोऑर्डिनेशन में हो, ईरानी फ़ौज के। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। दूसरी बात, कुर्द लड़ाकों की तरफ से भी कभी ये नहीं कहा गया कि ईरानी फ़ौज अंदर घुसी, लेकिन ऐसे कोवर्ट ऑपरेशन में जब अपने नुकसान होते हों तब लोग अपने नुकसान बताने से भी गुरेज करते हैं। तो ये हो भी सकता है कि इतने ग्राउंड ऑपरेशन, अब ईरान ने कहा है तो कुछ तो ऑपरेशन किए ही होंगे, वरना आए हुए तो कोई सो के उठ के बयान नहीं देता। लेकिन ईरान का ये बयान कहीं ना कहीं इराकी फ़ौज की चौकसी पर, बॉर्डर पर खड़े उनकी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस होंगी, जो भी वो कहते हैं कमांडोज होंगे, उन पर एक सवालिया निशान ज़रूर खड़ा करता है। और अमेरिका की वो चौकसी वो कहाँ गई जिसके दम पर कहा जाता है कि कुर्द लड़ाकों को अमेरिका पूरा सपोर्ट देता है? तो जब उन्हें ईरानी फ़ौज अंदर घुस के मारती है और उठा ले जाती है तो अमेरिका की सिक्योरिटी पर भी सवाल उठता है, जो अब भी इराक में मौजूद है। निकल जाएगा सितंबर तक, अभी तो है। और पता ये चला था ये कुर्द लड़ाके एक ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे, लेकिन एक ग्राउंड ऑपरेशन ईरान ने कर इनका हौसला तोड़ दिया, कुछ को मार दिया, कुछ को उठा लिया। बढ़ते हैं आगे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अब ईरान के सामने सिर्फ 2 रास्ते छोड़ने का ऐलान किया है। रास्ते हैं डील करो या फिर सरेंडर, टोटल सरेंडर करो। ट्रंप का कहना है कि जब तक ईरान समझौता नहीं करता तब तक अमेरिका की मिलिट्री नाकेबंदी जारी रहेगी। 3 अगस्त की रात डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर गुस्सा जताते हुए कहा कि वो एक तरफ बातचीत की कोशिश करता है, दूसरी तरफ दुनिया के सामने कहता है कि अमेरिका से कोई बातचीत नहीं हो रही। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को डुप्लीसिटस यानी डबल गेम खेलने वाला करार देते हुए कहा कि ईरान चाहे माने या ना माने, हम उस मसले का हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं जिसे खुद ईरान ने कई दहाइयों से, कई दशकों से पैदा किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने खुद बातचीत की गुजारिश की थी, बल्कि कुछ लोग तो ये भी कहेंगे कि उसने भीख मांगी थी। इसके बाद ट्रंप ने एक और बड़ा दावा करते हुए कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इस वक्त पूरी तरह अमेरिकी नेवी के कंट्रोल में है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की मिलिट्री ब्लॉकेड, या जैसा कुछ लोग कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स वॉल ऑफ स्टील, लागू है। हमारी मर्जी के बिना ईरान की तरफ कुछ नहीं जा सकता, और जब तक डील या टोटल सरेंडर नहीं होता, हॉर्मुज़ के पार ईरान का कोई भी सामान नहीं जाएगा। ये ट्रंप का बयान है। दोस्तों, यानी ट्रंप अब खुलकर कह रहे हैं कि ईरान के सामने सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं, या तो अमेरिका की शर्तों पर डील कर लो या फिर टोटल सरेंडर
करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ ईरान पहले ही साफ कर चुका है कि वो किसी भी तरह के दबाव या धमकी के आगे झुकने वाला नहीं है। ऐसे में अब देखना होगा कि ये ज़ुबानी जंग आगे चलकर डिप्लोमेसी में बदलती है या फिर एक बार फिर मिसाइलों और बमों की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। बढ़ते हैं आगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में एक और बड़ा धमाका हुआ है और इस बार निशाना बना है एक ऑयल टैंकर। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की IRGC नेवी ने ओमान के साहिल से करीब 20 समुद्री मील दूर मौजूद एक ऑयल टैंकर, एक तेल ढोने वाले जहाज पर हमला किया है। 4 अगस्त की शहर में 5:30 बजे के करीब सामने आए कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में मौजूद इस ऑयल टैंकर पर हमला ऐसे वक्त हुआ है जब अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन पहले ही अपने उरूज पर है। फिलहाल ये साफ नहीं हो सका कि हमला किस मुल्क के जहाज़ पर हुआ और ना ही इस बारे में कोई ऑफिशियल तस्दीक सामने आई कि टैंकर किस कंपनी या किस मुल्क से ताल्लुक़ रखता था। दोस्तों, गजा से इस्राएली फ़ौज की वापसी पर एक बार फिर बड़ा यू टर्न आ गया है और इस बार ये पलटी खुद डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस ने मारी है। यूँ कहिए कि मजलूम गजा के लोगों के लिए, फ़लस्तीनियों के लिए ये बुरी खबर है कि ताकतवरों ने फिर से धोखा कर दिया है। अब कहा गया है कि इस्राएली फ़ौज गजा से तभी बाहर निकलेगी जब हमास पूरी तरह अपने हथियार डाल देगा। 4 अगस्त को सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस ने इस्राएली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को यकीन दिलाया है कि गजा से इसराइल की फ़ौज की वापसी हमास के मुकम्मल गैर मुसल्लह होने यानी बिल्कुल निहत्था होने के बाद ही शुरू होगी। दोस्तों, याद कीजिए कुछ दिन पहले इसी बोर्ड की तरफ से जारी ड्राफ्ट में कहा गया था कि इसराइल कई फेज़ में चरणबद्ध तरीके से गजा से अपनी फ़ौज बाहर निकालेगा, लेकिन उस ड्राफ्ट पर नेतन्याहू की सिक्योरिटी कैबिनेट के 2 अहम मेंबर्स ने सख्त एतराज़ जताया और मांग की कि उस समझौते को ही रद्द कर दिया जाए। इसके बाद इसराइल की तरफ से अमेरिका को अपने एतराज़ात भेजे गए और अब ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस ने नया रुख अपनाते हुए साफ कर दिया है कि पहले हमास पूरी तरह से हथियार डालेगा, उसके बाद ही इस्राएली फ़ौज की वापसी शुरू होगी। दोस्तों, यानी एक बार फिर शर्तों की पूरी इक्वेशन बदल गई है, क्योंकि हमास पहले ही ऐलान कर चुका है कि इसराइल की मरहलावार वापसी यानी फेज़ वाइज वापसी के साथ साथ वो भी अपने हथियार सौंपने के अमल को आगे बढ़ाएगा। यानी फ़ौजी हटें हम हथियार देंगे, फिर हटें फिर हथियार देंगे। लेकिन अब अमेरिका की नई शर्तें ये हैं कि पहले हमास पूरी तरह से टोटल हथियार डाले और उसके बाद ही इसराइल पीछे हटे। यानी जिस समझौते को 4 दिन पहले अमन की सबसे बड़ी उम्मीद बताया जा रहा था, अब उसी की बुनियादी शर्तों पर फिर से एक नया मामला, एक नया विवाद खड़ा हो गया है और इस मसले से गजा में जंग के ख़त्म होने की उम्मीदों को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। हम खुश थे, आप भी खुश हुए हमारे साथ, लेकिन हमें आने वाले 4 दिन के बाद की कहानी नहीं पता थी। इसराइल हमले कर रहा था, हमें पता था वो हटाना चाहता है, पटरी से उतारना चाहता है, लेकिन अमेरिका दुनिया भर की आंखों में इस तरह उसका बनाया हुआ बोर्ड धूल झोंक देगा, बड़ी बेशर्मी और लानत भरी बात है। कैसे कोई अपने हथियार डाल देगा जबकि सीज फायर के बाद 1 साल से रोज़ हमले हो रहे हैं। जब हथियार ही नहीं होंगे तो बेखौफ होकर हमले किए जाएंगे। ये तो तब रोज़ हमले हो रहे हैं जब फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस मूवमेंट्स की तरफ से एक भी गोली नहीं चल रही और जब उनके पास गोली चलाने का कोई सामान ही मौजूद नहीं होगा, तब इसराइल क्या करेगा गजा में, ये तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता और इसकी गारंटी भी कोई नहीं ले सकता। अमेरिका उसे रोकेगा नहीं और दुनिया का कोई और मुल्क उसे रोक ही नहीं सकता। कोई भी मुल्क, इवन रशिया और चाइना रोके, डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट करें अमेरिका से, इसराइल को रोके। गजा का मुकद्दर फिर एक तीरगी की तरफ जाते हुए दिख रहा है। बढ़ते आगे, गजा में एक बार फिर इसराइली हमले तेज़ होने के बाद जंगबंदी की कोशिश कराने वाले 3 अहम मुल्क भी इसराइल के खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं। 4 अगस्त को सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर, मिस्र और तुर्की ने गजा में दोबारा शुरू हुए इसराइली हमलों पर सख्त तनकीद की है। ये तीनों मुल्क वही हैं जो कई महीनों से गजा में जंगबंदी और कैदियों के तबादले के लिए मीडिएटर का रोल निभा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल के ताज़ा हमलों में 20 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं, जिसके बाद इन तीनों मुल्कों ने इन हमलों पर अपनी नाराज़गी जाहिर की है। शुक्र है दोस्तों, जिस वक्त जंगबंदी कराने वाले मुल्क ही इसराइल की कार्रवाई पर खुलकर एतराज़ जताने लगें, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि गजा में हालात एक बार फिर कितनी तेज़ी से बिगड़ रहे हैं।
लेकिन ये मुल्क सिवाय एतराज़ जताने के कुछ और कर भी नहीं सकते, क्योंकि ये इसराइल से भिड़ने की हिम्मत तो जुटा सकते हैं, लेकिन इसराइल के पीछे खड़े अमेरिका की नाराज़गी मोल लेने का दम नहीं दिखा सकते। सबके अपने ज़ाती मफाद हैं। गज़ा में 3 साल तक जंग चली। दुनिया के तमाम मुल्कों में से किसी एक मुल्क का भी एक फ़ौजी गज़ा की हिमायत में गज़ा की फ़लस्तीन की ज़मीन पर नहीं उतरा, इसराइल से नहीं लड़ा। मज़म्मतें होती रहीं, धमकी दी जाती रही, यही खेल चलता रहेगा। ये ख़बर ये है कि कुवैत में आज अमरीकी बेस पर ड्रोन से हमला हुआ है। ये ख़बर मैं इसलिए आखिर में ले रहा हूँ क्योंकि इसको लेकर बड़ा कन्फ्लिक्ट है। ईरानी सपोर्टर्स कह रहे हैं कि ये इराक़ की तरफ से ड्रोन दागे गए हैं, इराक़ में यानी जो ईरान की हिमायत वाले रेजिस्टेंस मूवमेंट्स हैं उनकी तरफ से, या फिर ये एक फॉल्स फ्लैग भी हो सकता है कि ईरान की आड़ में कोई और हमले कर रहा है। जबकि इसराइली अखबार द जेरूसलम पोस्ट 4 अगस्त को लिखता है कि ईरान अटैक्स यूएस बेस इन कुवैत, यानी वो क्लियर कर देते हैं कि ये हमला ईरान ने किया है। फ़िलहाल ईरान की तरफ से रद्द-ए-अमल नहीं आया तो हमने इसे आखिर में रखा। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।